मेरा कार्यक्रम था तमिलनाडु में, और जैसे मेरा वहाँ कार्यक्रम था उसी समय एक लावण्या नाम की लड़की ने आत्महत्या कर लिया। बहुत फेमस केस हुआ है, लावण्या सुसाइड केस, 2022 की बात है। फिर मैंने वहाँ के लोगों से पूछा कि आत्महत्या क्यों किया, तो वो बताया कि उसको मिशनरी स्कूल में फोर्स किया जा रहा था, लगातार उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, कन्वर्ट हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ। फिर जब हम उस लावण्या की आत्महत्या का मैंने 5W एनालिसिस किया तो पता चला यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में इस स्कूल को फॉरेन फंडिंग आ रही है, और फॉरेन फंडिंग इसीलिए आ रही है कि वो धर्मांतरण कराते रहें। जिस दिन वो धर्मांतरण कराना बंद कर देंगे उस दिन फंडिंग बंद हो जाएगी, इसलिए वो लगातार करते रहते हैं, वो करते रहते हैं। उनको हिसाब देना होता है, एक लिस्ट देनी होती है, हाँ इतने लोगों को कराया, इतने लोग कराया, इतने लोग कराया, उसके हिसाब से उनको फंडिंग आती रहती है। तब मैंने इस FCRA को चैलेंज किया आके सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि पूर्वज कहते थे ना, रहेगा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और आज जैसे हंगामा हो रहा है, लगभग यही हंगामा 2022 में सुप्रीम कोर्ट में हुआ। जैसे हमने लावण्या केस की CBI जांच की मांग किया, FCRA को चैलेंज किया, विदेशी फंडिंग रोकने की मांग किया, उसी समय सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 18 पिटीशन आई हमारी पिटीशन के खिलाफ। उसमें भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के करीब 10-12 सीनियर एडवोकेट्स खड़े हो गए, जी इनकी एलिगेशन है, ये है, वो है, इनकी पिटीशन डिसमिस की जाए। ये बैकग्राउंड मैं इसलिए बता रहा था कि जो कुछ इस देश में गड़बड़ हो रहा है वो सब पैसे से ही हो रहा है, बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर देश विरोधी आंदोलन हो रहा है तो पैसे के लिए हो रहा है, सरकार विरोधी आंदोलन हो रहा है तो पैसे के लिए हो रहा है। आंदोलन एक धंधा हो चुका है, धर्मांतरण एक धंधा हो चुका है, लफ्ज़-ए-जिहाद एक धंधा हो चुका है, घुसपैठियों की मदद करना एक धंधा हो चुका है। ये सब अपने आप में प्रोफेशन है, और उस सब का अपना अलग अलग रेट है, किसी का 1 लाख है, किसी का 2 लाख है, किसी का 3 लाख है। पहले भारत में 2014 तक लगभग 50,000 करोड़ की फंडिंग आ रही थी विदेश से, भारत को बर्बाद करने के लिए, या सनातन को बर्बाद करने के लिए, या कहिए यहाँ की हमें अशांति फैलाने के लिए। सब मिला जुला के 50,000 करोड़ की फंडिंग थी, जिसमें लगभग 25,000 करोड़ की फंडिंग हवाला के जरिए थी और 25,000 करोड़ की फंडिंग FCRA के जरिए थी। अब ये फंडिंग घटते 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 लगभग 25,000 करोड़ हो गई है। फंडिंग बंद नहीं हुई है, 25,000 करोड़ हो गई है। 2010 में कांग्रेस ने जो FCRA बनाया, नाम तो बड़ा प्यारा रखा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। नाम से ऐसे लगता है कि जो फॉरेन फंडिंग आ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया, लेकिन एक्चुअली इसका उल्टा है। उन्होंने जो विदेशों से फंडिंग आ रही थी उसके पहले उसको वेल प्लान्ड लीगलाइज करने के लिए, वेल चैनलाइज करने के लिए कानून बनाया था, वेल प्लान। जैसे एक और भी कानून है ना, पूजा स्थल कानून, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसको हमने 2020 में चैलेंज किया था। तो नाम से बड़ा प्यारा लगता है, पूजा स्थल कानून, मतलब पूजा स्थल के यानी मंदिरों के हमारे भले के लिए बनाया गया। एक्चुअली जस्ट उसका उल्टा है, वो हमारे मंदिरों को हम वापस ले ना सके इसलिए बनाया गया। तो कांग्रेस ने जितने भी कानून बनाए, उन कानूनों के नाम और उनके काम ठीक उल्टा है। नाम बहुत प्यारा है, काम ठीक उसका उल्टा है। FCRA भी लगभग ऐसे ही है। बीच में भी सरकार ने FCRA को बदला। क्या बदला? कि अब आप किसी भी बैंक में खाता नहीं खोलेंगे, बल्कि आपको SBI में खोलना पड़ेगा। तो भी विरोध हुआ, लेकिन वो इतना विरोध नहीं था कि मामला JPC में चला जाए, यहाँ चला जाए, वहाँ चला जाए और संसद पूरी चलने न दिया जाए। इस बार जो संसद ठप पड़ी हुई है उसका सबसे बड़ा कारण ये है, जो सरकार FCRA में एक क्लॉज लेके आई है कि आप पैसे लेके धर्मांतरण नहीं करा सकते, पहला। दूसरा, और अगर आप ये सिद्ध हुआ कि आपने पैसा लिया और आपने धर्मांतरण कराया, तो जहां धर्मांतरण होगा वो प्रीमाइस भी सीज की जा सकती है। मतलब आप एक हॉस्पिटल चला रहे और आप वहां धर्मांतरण करा रहे हैं, अगर आपका ये और आप पैसा भी ले रहे, तो अभी तक तो ये था कि भाई हॉस्पिटल में धर्मांतरण होता ही है, मिशनरी हॉस्पिटल में धर्मांतरण होता है, मिशनरी स्कूलों में धर्मांतरण होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, अगर ये हुआ कि आपके मिशनरी स्कूल में विदेश से फंडिंग आई और आपके स्कूल में कन्वर्जन हुआ, तो इतना अधिकार हो जाएगा शासन प्रशासन को कि आपके स्कूल में ताला लगा दिया जाए। अगर आपके हॉस्पिटल में धर्मांतरण हुआ और यह सिद्ध हुआ कि आपके हॉस्पिटल में पैसा आया है, आपने बाहर से पैसा लिया है FCRA के, तो सरकार के पास इतना अधिकार होगा। हालांकि उसमें बहुत सारी कंडीशन है, ऐसा नहीं होगा कि बस पैसा आया तुरंत ताला लग जाएगा, उसकी बड़ी कंडीशन है। और अभी तो चूंकि ये बिल है, लास्ट में फाइनल शेप क्या लेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि अब JPC को मामला रेफर होने वाला है।
तो अगर आपके हॉस्पिटल में धर्मांतरण हुआ और ये पाया गया कि आपके हॉस्पिटल में पैसा आया, तो हॉस्पिटल में भी ताला लगाया जा सकता है। मतलब जहां धर्मांतरण हुआ और फॉरेन फंडिंग आई वहां ताला लग सकता है। स्थान वो कुछ भी हो सकता है, स्थान वो चर्च भी हो सकता है, वो हॉस्पिटल हो सकता है, वो स्कूल हो सकता है, वो चंगाई सभा हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। आपकी और भी रिलीजियस प्लेसेस और मजहबी स्थान जहां पे भी हुआ। इसीलिए सारी समस्या है जो इतना हंगामा हो रहा है। अब मूल उद्देश्य यह है कि उनको, अच्छा, इस हंगामे से पता चल रहा है कि भारत में कितने मेजर स्केल पे धर्मांतरण हो रहा है। इस हंगामे से पता चल रहा है, हालांकि एफसीआर के नाम हंगामा नहीं हो रहा है, हंगामा किसी और नाम से हो रहा है, अलग अलग दूसरे इधर उधर दाएं बाएं मुद्दों से हो रहा है। और जिस तरीके से डिमांड की गई कि नहीं इसको जेपीसी भेजा जाए, जेपीसी भेजा, उससे ये भी पता चल रहा है कि कितने लाखों लोग इस पूरे धंधे में शामिल हैं धर्मांतरण के। उदाहरण के लिए अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में छांगुर जलालुद्दीन का केस आया। छांगुर जलालुद्दीन का पूरा भारत के 800 जिलों में से 500 जिलों में उसका नेटवर्क है, 600 जिलों में उसका नेटवर्क है। उसके 5000 लोग अलग अलग जिलों में हैं। और उसका रेट था कि भाई ब्राह्मण और अग्रवाल, जैन, माहेश्वरी, मारवाड़ी, छत्री की लड़की होगी तो 15 लाख रुपए रेट है। अगर वो यादव, पटेल, मौर्य, कुशवाहा की बेटी होगी तो 10 लाख रेट है। और अगर वो दलित, पासवान, सरोज, हमारे जो सैनी भाई हैं, इनकी बेटी होगी तो 5 लाख रेट है। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये यूपी एसटीएफ की जांच में पाया गया, रेट अलग अलग हैं। फिर पता चला उसको 100 करोड़ की फंडिंग आई एफसीआरए से। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि अब समय आ चुका है कि एक बार कम से कम 10 वर्ष के लिए इस विदेशी फंडिंग को कंप्लीटली रोक दिया जाए। क्या ज़रूरत है? अरे मैं देश की सेवा करना है, जनता की सेवा करना है, वास्तव में हमें भला करना है तो हम आपस में मांग लेंगे, एक दूसरे से मांग लेंगे। है ना, इस देश में बहुत सारे बिजनेस व्यापार करने वाले, उन्हीं से मांग मांग के देश का भला कर लेंगे। एक बार इस विदेशी फंडिंग को अगर कंप्लीट रोक दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अमेंडमेंट आएगा, जेपीसी के बाद क्या आएगा, कैसा बिल आएगा, वो बाद में देखा जाएगा। धर्मांतरण की फंडिंग इस एफसीआरए के बाद भारत में जो ड्रग कारोबार हो रहा है, उससे जो पैसा आ रहा है उससे भी हो रहा है। मेरी अभी 4 दिन पहले ड्रग के ऊपर मेरी पीआईएल पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है, जिसमें मैंने आंकड़ों के हिसाब से बताया कि भारत में साल में 20 लाख लोग की अकाल मौत हो रही है। अब 20 लाख लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं ड्रग से और 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। अभी एक सर्वे हुआ है एम्स का, एम्स गोरखपुर ने किया है, एम्स गुवाहाटी ने किया है, एम्स मुंबई ने किया है, एम्स गांधीनगर ने किया है। भारत के 6 राज्यों में सर्वे हुआ है जहां ये पाया गया कि हर 5वां बच्चा ड्रग के चपेट में आ चुका है। तो ये जो ड्रग का पैसा है, इससे भी धर्मांतरण हो रहा है। विदेशी पैसा आ रहा है एफसीआरए के जरिए, उससे भी धर्मांतरण हो रहा है। गल्फ कंट्रीज से खाड़ी देशों का पैसा आ रहा है, उससे धर्मांतरण हो रहा है। भारत के अंदर जो ड्रग का पैसा है उससे धर्मांतरण हो रहा है। और एक और बहुत जबरदस्त स्कीम है जिसके बारे में बहुत कम चर्चा है देश में, वो है मिशनरीज स्कूल की प्रीमाइसेस का पैसा। हो क्या रहा है? 1894 में कानून बना, अंग्रेजों ने बनाया, उसका नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट। जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया, वो सारे काम अंग्रेजों ने कानून बना के किया। बस उनका सॉफ्ट था, उनका हार्ड था। कानून उन्होंने क्या कह के बनाया 1894 में कि देखो जी, हम देश भर में शासन व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम कलेक्टर का ऑफिस बनाएंगे, तहसीलदार का ऑफिस बनाएंगे, कप्तान का ऑफिस बनाएंगे, इसलिए हम जमीन एक्वायर करेंगे। भारत के लोग बड़े अच्छे हैं, भाई ठीक है, अच्छी बात है, अगर शासन प्रशासन ठीक हो रहा है तो बना लो। और विरोध भी करते तो क्या करते? कुछ नहीं करते। तो कानून बन गया 1894 में, लैंड एक्विजिशन एक्ट। बड़े प्लान्ड वे में उन्होंने बहाना क्या लिया, हम कलेक्टर ऑफिस बनाएंगे, कप्तान ऑफिस बनाएंगे, ट्रेजरी का ऑफिस बनाएंगे, ये ऑफिस बनाएंगे। जहां वो ऑफिस बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन चाहिए होती थी, वो 500 एकड़ एक्वायर कर लेते थे। उसी 1894 वाले कानून से पूरे देश भर में सिविल लाइन बनाई गई। दिल्ली में भी सिविल लाइन है ना, ये पूरे देश में जितनी सिविल लाइन है, प्रयाग में, कानपुर में और भी शिमला में, पूरे देश में जितनी सिविल लाइन है, ये सारी की सारी सिविल लाइन 1895, 1896, 1897, मतलब 1895 से शुरू हुई है, 1900 आते आते सब बन गई पूरी सिविल लाइन। तो उन्होंने क्या किया कि दिखाने के लिए कलेक्टर ऑफिस बनाया, कप्तान का ऑफिस बनाया, ट्रेजरी ऑफिस बनाया, जो सरकारी डिपार्टमेंट है बनाया, लेकिन साथ ही साथ 500 एकड़ 600 एकड़ जमीन उन्होंने चर्चेज और मिशनरियों को दे दिया। बेसिकली उस कानून का उद्देश्य था भारत में चर्चेज और मिशनरियों को लीगली स्टैब्लिश करना। स्टैब्लिश हो गई।
चूंकि कानून बनाया था तो उन्होंने क्या किया, हमेशा के लिए तो जमीन दे नहीं सकते, उन्होंने 99 साल की लीज पे जमीन दिया। तो पूरे देश भर में जितनी सिविल लाइन है, इस सभी सिविल लाइन में जो जमीन अलॉट किया उन्होंने मिशनरीज को और चर्चेस को 99 ईयर की लीज पे अलॉट किया। 99 ईयर की लीज जो 1900 से शुरू हुई वो 2000 आते आते खत्म हो गई। बहुत सारे जो समझदार थे, चालाक थे, उन्होंने बैक डोर से दोबारा 99 ईयर की उसको रिन्यू करा लिया। जैसे अपना यहाँ पे एक स्कूल है सेंट स्टीफन, दिल्ली में, ये बड़ा फेमस स्कूल है जहाँ एडमिशन के लिए बहुत मारामारी रहती है। उन लोगों ने रिन्यू करा लिया, कुछ और भी लोगों ने रिन्यू करा लिया, लेकिन सब नहीं करा पाए 99 ईयर वाली लीज। जहाँ उनको अनुकूल सरकार मिली, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों एक लाइन वाली मिल गई उनको, उन्होंने रिन्यू करा लिया। जहाँ एक लाइन वाली नहीं मिली, क्योंकि उसको रिन्यू कराने में दोनों का सहमति जरूरी थी, वहाँ उनको दिक्कत आई। तो ऐसे ये मान के चल सकते हैं कि लगभग 20 लाख एकड़ जमीन ऐसी है जो चर्च और मिशनरियाँ उस पर कब्जा तो करके बैठी हैं, लेकिन वो रिन्यू नहीं करा पाई हैं, लगभग 20 लाख एकड़ जमीन। अब उनके दिमाग में लगातार जब से ये इलेक्शन के रिजल्ट बदल रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक समय में सेंटर और राज्य सरकार एक जैसी हो जाए और कुछ गड़बड़ कर दें। बोले भाई तुम्हारा 99 साल हो गया, जय श्री राम, अब चलो हम यहाँ दूसरा काम करेंगे। अब वहाँ वो प्लॉटिंग कर रही हैं। सिविल लाइन की ज़मीन बड़ी महंगी है। सिविल लाइन की ज़मीन मतलब 1 करोड़ रुपए बिस्वा बिक जाती है। मैं अपने प्रयाग का बता रहा हूँ, दिल्ली वाली तो और भी महंगी होगी, कम से कम 2-3 करोड़ रुपए बिस्वा होगी यहाँ पे। तो सिविल लाइन में वो 10 बिस्वा ज़मीन बेचती है, तो उनको 10 करोड़ बेचती क्या है, मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी दे देती हैं, और उनको 10 करोड़ रुपए मिल जाता है। उससे हापुड़ में जाके, मेरठ में जाके, मतलब थोड़ा दूर जाके, रूरल एरिया में जाके वहाँ 10 एकड़ ज़मीन खरीद लेती हैं। फिर वो यहाँ से 10 बिस्वा पावर ऑफ अटॉर्नी बेच देती हैं, और फिर उसी ज़मीन पे जो यहाँ 10 बिस्वा थी, वहाँ 10 एकड़ ज़मीन पे उनका इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, MBA कॉलेज, हॉस्पिटल, कॉन्वेंट स्कूल सब बन जाता है। तो ये एक बड़ा सेल्फ सस्टेन्ड मॉडल हो गया है। एक बार FCRA अगर रुक भी जाए तो उनका अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, कॉन्वेंट, सेंट फ्रांसिस्को, सेंट जेवियर, जो भी इस तरीके से हैं, कि वो यहीं से सिविल लाइन की ज़मीन बेच रही हैं और यहीं स्कूल बना रही हैं। और स्कूल का सबसे बढ़िया फ़ायदा क्या है कि आपका सारा ब्लैक मनी वाइट हो जाता है, क्योंकि स्कूल में आप बनाते समय तो कोई ऑडिट होती नहीं कि स्कूल बना कितने का, ज़मीन खरीदा कितने का, और वैसे भी ज़मीन जो 10% दिखाई जाती है 90% तो ऊपर से हो जाता है। अब जो वहाँ फीस आती है वो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज या कॉन्वेंट का, वो क्या आती है, चेक से आती है। आप कभी नोटिस करना, आप बाकी स्कूलों में तो कैश जमा कर सकते हो, लेकिन क्रिश्चियन मिशनरीज के स्कूल और कॉलेज में आपको कैश नहीं जमा कर सकते। वो बोलेंगे नहीं जी, हम बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, हम बहुत ईमानदार हैं, अब आपको चेक से ही पैसा देना पड़ेगा, ऑनलाइन करना पड़ेगा। ये सब आपका अनुभव होगा ऐसा। क्यों? क्योंकि उनको अब 100% उसको व्हाइट करना है। और जब वो व्हाइट आ गया, जमीन सिविल लाइन की, बना सिविल लाइन के पैसे से, और अब जो व्हाइट आ रहा है वो पैसा कहाँ जाएगा? उसी से और चर्च और हॉस्पिटल और स्कूल। तो एक पूरा चेन बनती जा रही है। और साथ ही साथ एक 1992 में कानून बना जिसका नाम है माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। हमने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। वो कानून में माइनॉरिटी कौन है कहीं लिखा नहीं है। भारत के संविधान में माइनॉरिटी कौन है कहीं लिखा नहीं है। 1992 वाले माइनॉरिटी कमीशन एक्ट में माइनॉरिटी कौन है कहीं लिखा नहीं है। माइनॉरिटी आज तक कहीं डिफाइन ही नहीं है। ये अलग बात है कि माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री चल रही है, माइनॉरिटी के नाम पे लोन वजीफा सब कुछ चल रहा है। अगर आप हिंदू हैं और आप स्कूल खोलते हैं, स्वामी विवेकानंद स्कूल या जो भी स्कूल खोलते हैं, सरस्वती शिशु मंदिर, तो आपको 25% सीटें फ्री में देनी पड़ेंगी गरीब को, राइट। लेकिन आप क्रिश्चियन हैं तो आपको 25% सीटें फ्री में नहीं देनी पड़ेगी। तो यहां स्कूल चलाना इसलिए मुश्किल हो गया कि 100 लोगों से 100 अगर बच्चे आए तो 25 से पैसा नहीं ले सकते, उनको फ्री में एडमिशन देना है, केवल 75 से पैसा ले सकते हैं। वहां क्या है, और स्कूल भी अपने दम पे बनाना है, कहीं से कोई सुविधा तो है नहीं, अपनी पैसा लगाना है, अपना जो कुछ कमाया 100 करोड़ 50 करोड़ लगाना है। वहां क्या है, सिविल लाइन की जमीन से जमीन, सिविल लाइन की जमीन से कंस्ट्रक्शन, और जो पैसा आ रहा है वो भी पूरा का पूरा आ रहा है, उसमें कोई रियायत नहीं, कोई छूट नहीं। 25% सीटें उनको देना ही नहीं। तो जो 25% सीट नहीं देना है वो दे तो रहे, कैसे दे रहे हैं? बोले आ जाओ हमारे बच्चे को पढ़ा लो, और धीरे धीरे मुफ्त में जब पढ़ाते हैं तो मुफ्त में देने के बाद उसके बदले वो धीरे धीरे क्रास उतरवाएंगे, ये उतरवाएंगे, क्रास पहनाएंगे, ये पहनाएंगे, ये पहनाएंगे, ये हो गया। तो वो जो स्कूल है वो भी धर्मांतरण का अड्डा बन चुका है। अगर हम पूरे
चूंकि एफसीआरए उसका एक पार्ट है धर्मांतरण का। धर्मांतरण बड़ा इशू है और धर्मांतरण आतंकवाद से बड़ा खतरा है। इसको आप समझिए कैसे। पहलगाम में आतंकवादी आए, उन्होंने 26 बहन बेटियों का सुहाग उजाड़ दिया। इफेक्टिवली कितने हिंदू कम हुए? 26। वो बहन बेटियां तो कम नहीं हुई ना, उनका परिवार तो कम नहीं हुआ ना, वो आज भी हिंदू बने हुए हैं। तो आतंकवाद से प्रतिवर्ष 1000 हिंदू कम होते हैं। उसमें सीआरपीएफ के जवान, उसमें बीएसएफ के जवान, उसमें आर्मी के जवान और आम जनता, निरीह जनता। टोटल आप देख लीजिए साल भर में कितने लोग आतंकवाद से कम होते हैं। इनफैक्ट अब आंकड़ा और भी कम आ गया, अब तो 400, 500, 600 हो चुका है, 1000 भी नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण कॉन्वेंट स्कूल में भी हो रहा है, हॉस्पिटल में भी हो रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हो रहा है, लॉ कॉलेज में भी हो रहा है, मेडिकल कॉलेज में भी हो रहा है। क्यों? वो 25% सीटें फ्री हैं। जोशुआ प्रोजेक्ट है, आप लोग गूगल करके देख सकते हैं। उनका टारगेट खुद का अपना 1200 परिवारों का पर डे है, उनका जो उसी से उनको पैसा आता है जोशुआ में। और अलग अलग प्रोजेक्ट मिला के, तो मतलब 2 जो रिलीजन मजहब मिला के प्रतिदिन 1500 लोगों को कन्वर्ट करने का उनका एक चल रहा है ऑन एन एवरेज। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए, तो इसका मतलब प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। क्योंकि जब पिता कन्वर्ट होता है पूरा परिवार कन्वर्ट होता है, दादा कन्वर्ट होते हैं पूरे परिवार को लेके जाते हैं। प्रतिदिन 10,000 का मतलब साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। आतंकवाद से साल भर में कितने लोग? 1000। धर्मांतरण से साल भर में कितने हिंदू कम हुए? 40 लाख। इसलिए मैं कहता हूं आतंकवाद से 1000 गुना ज्यादा बड़ा खतरा धर्मांतरण है। हमें इफेक्टिवली देखना पड़ेगा ग्राउंड पे इफेक्ट क्या आ रहा है, कॉज एंड इफेक्ट क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा। ये मतलब जमीन पे क्या फर्क पड़ रहा है इस पूरे सिस्टम से, जमीन पे आतंकवाद से क्या फर्क पड़ रहा है और धर्मांतरण से आतंकवाद पे क्या फर्क पड़ रहा है। आतंकवाद रोकने के लिए लगभग हमारा 1 लाख करोड़ का बजट है। सेना, सीआरपीएफ, आर्मी सब पे मिला दिला दीजिए, जितने हमारे पास साजो सामान है, हथियार है, लगभग 1 लाख करोड़ का है। धर्मांतरण से निपटने के लिए हमारे पास क्या है? अभी तक सेंट्रल में कोई लॉ नहीं है धर्मांतरण से निपटने के लिए। धर्मांतरण एक अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटी है। लॉफुल तो नहीं है ना धर्मांतरण, किसी को धोखा देके, लालच देके, ये करके वो करके, साम दाम दंड भेद द्वारा। लावण्या एक सुसाइड केस है, हजारों सुसाइड केस हैं ऐसे आपके, बाकी तो छोड़िए। मैं 2010 की बात बता रहा हूं, जब मैं किसी और पार्टी में हुआ करता था, किसी और पार्टी में नहीं था बल्कि सोशल एक्टिविस्ट हुआ करता था दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री के साथ। तो यहां कालीबाड़ी मार्ग है, हम लोग यहां आया करते थे अपने भूतपूर्व साथी के साथ। यहां 3 बिल्डिंग है जहां हर संडे को पूरे दिल्ली की जितनी काम करने वाली महिलाएं हैं उनका एक रोटेशन बना हुआ है। उनकी एक बैठक होती है कि इस बार नजफगढ़ एरिया की काम करने वाली आएंगी, इस बार इधर सरिता विहार वाली एरिया की काम करने वाली आएंगी, इस बार जो है इधर अपना यमुना पार वाली काम करने आएंगी। जितनी घर में काम करने वाली महिलाएं हैं आप समझ सकते हैं, उसमें से ज़्यादातर लोगों को झाड़ फूक के बहाने, उनका कुछ भला करने के बहाने, उनको कुछ मदद करने के बुलाने उनके एजेंट हैं, वो लाते हैं कालीबाड़ी मार्ग पे, जहां उनको पैसा भी दिया जाता है और ब्रेन वॉश भी किया जाता है। पूछा जाता है शरीर में क्या दिक्कत है, कैसे है, इलाज के बहाने धीरे धीरे उसमें फिर उनको शीश नवाया जाता है। इस तरीके से धीरे धीरे ग्रेजुअली ब्रेन वॉश किया जाता है और उसमें ज़्यादातर हिंदू महिलाएं आती हैं। तो धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी है और अनलॉफुल एक्टिविटी से निपटने के लिए हमारे पास एक 1967 में कानून बना था, ये आपको सबको दिख रहा होगा। दुर्भाग्यवश हमने इसमें बदलाव करके कन्वर्जन को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर नहीं किया अभी तक। धर्मांतरण रोकना है तो पहला काम आपको धर्मांतरण को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करना पड़ेगा। धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मैंने पहले ही बताया था, आतंकवाद से साल भर में 1000, धर्मांतरण से साल में 40 लाख। अल्टीमेटली जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। संख्या कम होगी हिंदुओं की तो धीरे धीरे वो कमजोरी होती चली जाएगी। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून भी है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। दुर्भाग्यवश हमने इसमें बदलाव करके अभी तक ये नहीं लिखा कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या क्या खतरा है। वो जो लावण्या वाली मेरी PIL है, लावण्या सुसाइड केस वाली, उसमें हमने मांग किया था कि धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दिया जाए। तो उस समय जस्टिस MR शाह की बेंच उसकी सुनवाई कर रही थी। उन्होंने 14 नवंबर 2022 के ऑर्डर में लिख भी दिया है कि हाँ, धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है।
ये मेरी PIL पे लिखा गया है, आप लोग भी गूगल कर सकते हैं। कन्वर्जन इज ए सीरियस थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, जस्टिस MR शाह, अश्विनी उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट। आपको इसका डिटेल मिलेगा, सब सारे अखबारों में छपा हुआ है। धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है, अनऑर्गेनाइज नहीं है। वेल प्लान्ड क्राइम है, वेल ऑर्गेनाइज क्राइम है, होशो हवास में कराया जाता है, सोच समझ के कराया जाता है और पैसे के लिए कराया जाता है। और ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए सभी राज्यों के पास अपना अपना कानून है। जैसे महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास गुजकोका है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है, MP के पास गुंडा एक्ट है। सभी राज्यों के पास अपना अपना कानून है, हिमाचल के पास अपना, सबके पास अपना अपना कानून है ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए। दुर्भाग्यवश हमने जो हमारा ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए कानून है, उसमें भी आज तक हमने धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए पुलिस उसको लगा नहीं पा रही है। धर्मांतरण एक्ट ऑफ टेररिज्म है और एक्ट ऑफ टेररिज्म से निपटने के लिए BNS में सेक्शन 113 है, लेकिन उसमें हमने धर्मांतरण को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर नहीं किया है। हमारे पास SC/ST एक्ट है, इसमें हमने प्रावधान किया हुआ है कि 2 महीने के अंदर केस डिसाइड करना है। हमारे पास कुछ राज्यों के पास भी धर्मांतरण वाले कानून है, सेंटर में तो नहीं है, लेकिन उन राज्यों के कानून में भी धर्मांतरण की टाइमलाइन, इन्वेस्टिगेशन की टाइमलाइन क्या होगी और ट्रायल की टाइमलाइन क्या होगी नहीं लिखा हुआ है। जैसे अभी पेपर लीक का कानून बना है, अच्छा कानून बना पहले से, उसमें लिखा हुआ है पेपर लीक के कानून में कि आपको 2 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन करना है और 3 महीने के अंदर ट्रायल करना है। हम कह रहे हैं 2 महीने में नहीं होगा तो 6 महीने में इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, 3 महीने में ट्रायल नहीं होगा तो 9 महीने में हो जाएगा, लेकिन साल भर में एटलीस्ट पेपर लीक का केस डिसाइड हो जाएगा। हमने धर्मांतरण के मामले में जो कानून है भी हमारा राज्यों वाला, उसमें हमने न इन्वेस्टिगेशन की टाइमलाइन रखी है, कितने महीने में इसका इन्वेस्टिगेशन होगा, न कोई ट्रायल का हमने कोई टाइमलाइन रखी है। हमारे पास बाकी अलग अलग चीज़ों के लिए स्पेशल कोर्ट बनी है, SC/ST के लिए स्पेशल कोर्ट है, पॉक्सो के लिए स्पेशल कोर्ट है, लेकिन कन्वर्जन के मामले में कोई स्पेशल कोर्ट भी नहीं है जहां टाइमली डिसाइड हो जाए। भारत का संविधान कहता है कि नागरिकता देने और नागरिकता लेने के लिए कानून बनाइए, यह है आर्टिकल 11। उस आर्टिकल 11 के स्पिरिट में 1955 में यह कानून बना, इसका नाम है सिटीजनशिप एक्ट। ऐसा कानून बनाया हमारे चाचा जी ने कि आज तक करोड़ों लोगों को नागरिकता मिल चुकी है, लेकिन किसी की नागरिकता गई नहीं है आज तक। आप लोग भी सर्च करके देख लीजिए, किसी आतंकवादी की नागरिकता नहीं गई, किसी अलगाववादी की नागरिकता नहीं गई, किसी जासूस की नागरिकता नहीं गई, किसी बलात्कारी की नागरिकता नहीं गई, किसी की नागरिकता नहीं गई। ऐसा कानून है। तो धर्मांतरण रोकना है तो हमें इस कानून को भी बदलना पड़ेगा और सिटीजनशिप को खत्म करने का प्रावधान करना पड़ेगा। भाई ठीक है, आप भारत में रहो, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ हवा लो, यहाँ पानी लो, भोजन करो, अन्न रहो, अपने घर में रहो। हाँ, आपकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी, आप न चुनाव लड़ पाएंगे, न पार्टी बना पाएंगे, न ये कर पाएंगे। जब सिटीजनशिप खत्म होते ही कम से कम 100 चीज़ें ऐसी होती हैं जो 100 अधिकार वो बाहर हो जाएंगे। आप भारत में रहिए, भारत से निकाला नहीं जा रहा, लेकिन रहिए। तो आपको धर्मांतरण रोकने के लिए इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। धर्मांतरण प्रयागराज में, यूपी का जो सबसे बड़ा धर्मांतरण का सेंटर है वो प्रयागराज में नैनी में एक यूनिवर्सिटी है। वो यूनिवर्सिटी उसी से बनी है। वो जो प्रयागराज की सिविल लाइन है, वो सिविल लाइन की जमीन बेच के प्रयागराज से थोड़ी दूर पे नैनी एक स्थान है, उस नैनी में उसको सियार्स यूनिवर्सिटी बोलते हैं, वो यूनिवर्सिटी बनाई गई है। यहीं की जमीन से जमीन खरीद लिया, यहीं की जमीन बेच के यूनिवर्सिटी बना लिया, और वो यूनिवर्सिटी धर्मांतरण का अड्डा बना हुआ है। धर्मांतरण के लिए जो सबसे बड़ा हमारा खतरा आ रहा है, जो देखा गया है कि धर्मांतरण के मामले में एक तो पुलिस को गवाह नहीं मिलते, क्योंकि बड़े चोरी चोरी छिपके होता है, और गवाह मिलते भी हैं तो गवाहों को खरीद लिया जाता है, फिर वो सबूत के अभाव में बरी हो जाते हैं। वो सियास यूनिवर्सिटी का जो चांसलर है, लाल करके नाम है उसका, बी लाल करके, उसको पुलिस ने थोड़ा पकड़ा भी, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि गवाही नहीं, कोई तैयारी नहीं। और वो भी क्योंकि धर्मांतरण वो प्रीमाइस के अंदर होता है ना, सड़क पे थोड़ी होता है। धर्मांतरण या तो मिशनरी स्कूल के अंदर होगा या हॉस्पिटल के अंदर होगा, वहां उन्हीं के लोग होंगे, गवाही कौन देगा? हाँ भाई धर्मांतरण हो गया। देखिए ये बड़ा खतरा है। तो मेरा मानना है कि धर्मांतरण को रोकने के लिए केवल FCRA को बदलाव की जरूरत नहीं है, बल्कि मल्टी डायमेंशनल, मल्टी एंगल से काम करना पड़ेगा। ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं, उसमें से 1.5 लाख तो वापस मिल रही हैं पुलिस के प्रयास के बाद, और अलग अलग तरीके से प्रयास के, परिवार के प्रयास के बाद 3.5 लाख नहीं मिल रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 बेटियां लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं पर डे। 1500 परिवारों का धर्मांतरण, मतलब 40 लाख लोगों का धर्मांतरण हो रहा है पर डे। शायद हमें पता नहीं है, मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, प्रयाग का, मैं भी रेगुलर में जाता रहता हूँ अलग अलग जिलों में, मतलब जहाँ पे भी जा रहा हूँ सबसे ज़्यादा अटैक हमारे दलित समुदाय के ऊपर है और बाकी समुदायों के ऊपर है, और वो उन्हीं में से करवा रहे हैं। कैसे करवा रहे हैं भाई? हर समाज में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, वो चाहे दलित हो चाहे आदिवासी हो, कोई भी, हर समाज में पढ़ा लिखा व्यक्ति है। अगर वो पढ़ लिख के मान लो इंजीनियर बन जाए,
तो कितना पैसा कमाएगा महीने में? 1 लाख रुपए। सरकारी टीचर बन जाए महीने में 1 लाख रुपए कमाएगा, डॉक्टर बन जाए महीने में 2-3 लाख रुपए कमाएगा। लेकिन अगर वो इनमें से कुछ भी ना करे, केवल अपने समाज के लोगों को कन्वर्ट करना शुरू कर दे, तो वो साल में 50 लाख 60 लाख आराम से कमा सकता है। इतना प्रॉफिटेबल धंधा है, इतना प्रॉफिटेबल धंधा है। कई बार तो मुझे 2-4 अपनी PIL वापस लेने के लिए करोड़ों के ऑफर आ चुके हैं, करोड़ों के ऑफर आए। ये वाली पिटीशन वापस ले लीजिए, 10 करोड़ लीजिए। कितना पैसा है आप सोच सकते हैं, कितना पैसा है। तो सरकार जो FCRA कानून ला रही है अच्छा है, बिल्कुल ज़रूरत ये है। लेकिन FCRA के साथ साथ मेरा मानना है कि अब समय आ चुका है, धर्मांतरण पूरे देश की समस्या है। पंजाब की बहुत बुरी हालत है, और ये मैं दिल्ली में बैठे बैठे नहीं बता रहा हूँ। पंजाब के सभी जिलों में मेरा पिछले 3 साल में सभी जिलों में मेरा जाना हो चुका है, चाहे वो कपूर अपने भटिंडा हो, चाहे आपका जालंधर हो, चाहे हर जिले में जा चुका हूँ। वहाँ सबसे बड़ी समस्या आ रही है साइलेंट कन्वर्जन। और वो कैसे हो रहा है? तरीका यही है, पैसा देके उसी समुदाय के लोगों को पहले पैसा ऑफर कर दिया जा रहा है। सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती है, उनके लिए एक परमानेंट नौकरी हो गई है। मेरा मानना है कि जब तक फंडिंग नहीं बंद होगी और कठोर कानून नहीं बनेगा, तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा, और धर्मांतरण नहीं रुकेगा, आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।